नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स गुरु है वो शो जिसमें आपको मिलता है टैक्स बचाने का गुरु मंत्र। वक्त से पहले हम बचाते हैं आपका टैक्स ताकि आप हासिल कर सके किस्मत से ज्यादा। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी, जो बचाएंगे आपका टैक्स और बताएंगे सही टैक्स की देनदारी। लेकिन टैक्स के ढेर सारे सवाल हम इनके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं आज शो में क्या खास है। जानिए, अगर परिवार में अलग अलग सदस्य के नाम से हो प्लॉट तो वेल्थ टैक्स की देनदारी किसकी बनेगी। पत्नी की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर पति चुका रहा हो तो क्या पति को मिल सकती है टैक्स छूट, और क्या कर सकते हैं आप ताकि बैंक आपके डिपॉजिट पर ना काटे टीडीएस। लखोटिया जी से हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे सवाल के साथ जो हमारे कई दर्शक भी हमसे पूछ रहे हैं। लखोटिया जी, एक ट्रिकी सा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों के नाम पर अलग अलग एक प्लॉट खरीद लिया जाए और इस प्लॉट की कीमत 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में वेल्थ टैक्स तो इन्हें नहीं देना पड़ेगा ना? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसके नाम में प्लॉट? पत्नी और नाबालिग बच्चा, तीनों के नाम पर एक एक प्लॉट पति ने खरीद लिया हो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। समझ गए। पहले दोस्तों एक बात बतला दूं, इस बात में मेरी पूर्ण सहमति है कि परिवार के हर सदस्य के नाम में एक प्लॉट जरूर खरीदे। आने वाले समय में उज्जवल भविष्य रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपका। अब आइए, ऐसे परिवार में जहां पर पति ने खरीद लिया एक प्लॉट अपने नाम में, पत्नी के नाम में एक प्लॉट खरीद लिया, माइनर बच्चे के नाम में भी प्लॉट खरीद लिया और सब प्लॉट्स की वैल्यू 28 लाख रुपए से कम है। ऐसी स्थिति में वेल्थ टैक्स कानून के अंतर्गत केवल एक प्लॉट एग्जम्प्ट होगा, बाकी पे वेल्थ टैक्स लगेगा। और उसका सीधा सीधा कारण है, जिस प्रकार आयकर कानून में क्लबिंग ऑफ इनकम होता है उसी प्रकार वेल्थ टैक्स कानून में क्लबिंग ऑफ वेल्थ होगा। अर्थात पत्नी के नाम में खरीद लिया प्लॉट, उसकी वैल्यू पति की मानी जाएगी। और अगर माइनर बच्चे के नाम में खरीदा तो डेफिनेटली जब तक बच्चा माइनर रहेगा पिता के नाम में वेल्थ टैक्स में जुड़ेगा। बेहतर तो यही होता कि पत्नी के नाम में प्लॉट खरीदा जाता, किंतु पेमेंट करती पत्नी। पैसे नहीं हो पत्नी के पास तो कहीं से लोन ले ले, पर अपने पति के द्वारा खरीदा न जाए, वो बेहतर होगा। जो भी हो, पर एक बात निश्चित है, प्लॉट खरीदिएगा आप भी जरूर से। लेकिन एक परिवार में एक ही प्लॉट खरीदने जाने पर आपको फायदा होगा, ये कहना है लखोटिया जी का। एक मिनट, परिवार में एक नहीं, सबके नाम में खरीदो। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पति ने खरीदा प्लॉट अपने नाम में, ओके, पत्नी के नाम के अंदर प्लॉट खरीदा, भुगतान पति न करे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जो है, इससे सावधान रहें। वेल्थ टैक्स के मामले में भी इसका ख्याल रखना जरूरी है। अब शुरू करते हैं सवाल। राहुल अग्रवाल जी का सवाल लेंगे। राहुल जिस घर में रहते हैं वो उनकी पत्नी के नाम पर है और इसके होम लोन का भुगतान पत्नी कर रही है, टैक्स छूट भी ले रही हैं। राहुल जानना चाहते हैं कि क्या राहुल इस फ्लैट में रहकर और किराया चुकाकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं? पत्नी भुगतान कर रही है सारे पेमेंट सारी का। ऐसी स्थिति में अगर राहुल अपनी पत्नी की फ्लैट को किराए पे लेके पत्नी को एचआरए का भुगतान करें तो चिंता की कोई बात नहीं, राहुल को मिलेगी इनकम टैक्स की छूट एचआरए के अमाउंट में से, क्योंकि उन्होंने भुगतान कर दिया पत्नी को। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय गुप्ता। संजय जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी, बोलो जी। हाँ जी सर, मैं एक ये प्रश्न है मेरा कि एक प्रॉपर्टी हमारी 2000 में अटैच कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अपनी डिमांड के अगेंस्ट में। अच्छा जी। और उस डिमांड के अगेंस्ट में कोई भी अपील हमने नहीं करी और कहीं सर कोई भी केस नहीं फाइल किया, उस पर कोई स्टे नहीं लिया। तो उस अटैचमेंट के उस पर उनको सेक्शन 68B ऑफ सेकंड शेड्यूल फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का टाइम लिमिट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस हेड के अंतर्गत मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो आज 14 साल बीतने के बाद, 13-14 साल बीतने के बाद, क्या वो प्रॉपर्टी को आज की अब ऑक्शन, इस बीच में उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, कुछ भी उस पर नहीं किया, तो क्या वो ऑक्शन कर सकते हैं? और एज वेल एज हमारी प्रॉपर्टी क्या आज की तारीख में अटैच है कि नहीं है उस सेक्शन के अंतर्गत? अब अटैच है या नहीं आपकी प्रॉपर्टी, ये तो आपको आयकर विभाग से पता चलेगा। पर अगर केवल समय लंबा बीत जाए और कार्यवाही स्थगित रहे या पेंडिंग रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी डिटेल जानने के लिए इनकम टैक्स एक्ट का शेड्यूल सेकंड पढ़िए, जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, कम से कम 10-20 पेजेस में किस प्रकार होगा अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से सारी कार्यवाही होगी।
और अगला सवाल इंदौर से राजदीप सिंह जी का लेते हैं। राजदीप की माताजी ज्वेलरी बेचकर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रही हैं। प्लॉट की मार्केट वैल्यू 1100 रुपए है, जबकि सर्कल रेट के हिसाब से इसकी गाइडलाइन वैल्यू करीब 750 रुपए है। इन सबको ध्यान में रखते हुए राजदीप जानना चाहते हैं क्या इस ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जैसा कि साफ है कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, गाइडलाइन वैल्यू कम है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले तो ये बता दें मार्केट वैल्यू और गाइडलाइन वैल्यू का फर्क और इनकम टैक्स का प्रावधान। जो मार्केट वैल्यू है और गाइडलाइन वैल्यू है उसमें ध्यान ये रखना है कि कम से कम सर्कल रेट उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्री जरूर करानी पड़ेगी। अब मार्केट रेट ज्यादा है अगर, और ज्यादा रेट पे आपने रजिस्ट्री कराई, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है सर्कल रेट से ज्यादा अमाउंट पर अगर हम रजिस्ट्री कराते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे तो कोई तकलीफ नहीं है। अब आइए आपकी माताजी को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज्वेलरी बेच के एक प्लॉट खरीदना चाहती हैं, पर ध्यान इस बात का रखना है केवल प्लॉट खरीदने से काम नहीं चलेगा, टैक्स नहीं बचेगा। हाँ, प्लॉट खरीदने के बाद उस पे मकान बना लेते हैं आज से लेके 3 साल के अंदर अंदर, तब तो टैक्स बचेगा, और केवल प्लॉट लेके डाल दें तो टैक्स नहीं बचेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष अग्रवाल जी हैं, पत्नी की टैक्स लायबिलिटी के बारे में समझना चाहते हैं लखोटिया जी आपसे। आशीष जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी आशीष जी, बोलो जी सवाल। लखोटिया जी, मैं एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी टैक्स पेड इनकम, जो टैक्स पेड इनकम आती है, उसमें से हर महीने मैं कुछ पैसा वाइफ के अकाउंट में जमा करता हूँ, जिसको वो धीरे धीरे जमा करके या तो गोल्ड ले लेती है या एफडी बना लेती है। तो उस केस में क्या उसको या मुझको कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी? और दूसरा, अगर उसी टैक्स पेड अमाउंट का जो पैसा है उससे अगर हम लोग एक आरडी अकाउंट खोल लेते हैं जो वाइफ की बैंक अकाउंट में है, तो उसकी इनकम पे भी क्या कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है मैच्योरिटी पे? पहले तो समझ लो भैया, अगर आपने अपनी पत्नी के नाम में उनके बैंक अकाउंट में हर महीना कुछ फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया या नॉन फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया, केवल पैसे डालने पे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। अब ये देखना है कि उस अमाउंट को आपकी पत्नी खर्च कर डालती है पूरा का पूरा, या पार्शियली खर्च कर देती है, पार्शियली पैसे बचा के एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट आदि कुछ भी कर लेती है, और ये सब एफडी वगैरह पत्नी के नाम में होता है। ऐसी अवस्था में जो ब्याज आएगा वो ब्याज की राशि आपकी इनकम में जुड़ेगी आयकर की धारा 64 के तहत। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे टैक्स गुरु बताएंगे बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस ना कटे, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप। तो वापस आइए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां टैक्स बचाने का और सही तरीके से टैक्स भरने के सारी बातें हम आपको बताते हैं। लखोटिया जी हमारे साथ हैं, और लखोटिया जी कई टैक्स पेयर्स इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि बैंक के ब्याज पर बैंक टीडीएस काट लेता है, और कई बार ऐसे भी सिचुएशन होती है कि पूरा ओवरऑल इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता हो, लेकिन बैंक टीडीएस काट लेता है। क्या इससे बचा जा सकता है? कोई रास्ता है जो आप सुझा सकते हैं, सही रास्ता? सारी बात ही सही करेंगे हम तो, पर एक बात है कि बैंक तो टीडीएस काटेगा ही, क्योंकि आयकर की धारा 194A के तहत एक नियम है कि अगर साल भर का ब्याज, बैंक का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में बैंक की ड्यूटी है टैक्स काटना। तो अपनी ड्यूटी तो बैंक करेगा ही, पर एक और प्रावधान बता दे टैक्स पेयर्स के फायदे का, और वो लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल में, रूल 29 में लिखा हुआ है, जहां पर ऐसा प्रावधान है कि अगर आपकी टोटल ब्याज की आमदनी साल भर में एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर फॉर्म नंबर 15G डुप्लीकेट में भरकर बैंक को दे दे। ऐसा करने से बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। और एक एग्जांपल से समझा दें, मान लो किसी व्यक्ति की बैंक से एफडी की इनकम है 1,40,000 रुपए, अन्य कोई भी इनकम नहीं है उसकी। चूंकि ये 2 लाख रुपए से कम है जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, इसलिए ऐसा व्यक्ति बैंक को फॉर्म नंबर 15G भरकर दे सकता है, टीडीएस नहीं कटेगा। पर ध्यान रखना, गलती नहीं करें आप, अगर इनकम ज्यादा हो ऐसी स्थिति में फॉर्म 15G बैंक को न दे। और दूसरी एक और बात है, और वो बात यह है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके लिए फायदे की बात, और जिस फायदे के तहत अगर सीनियर सिटीजन्स की इनकम चाहे जो भी हो पर उनका टैक्स नहीं बनता हो, तो वे फॉर्म नंबर 15H, जी हाँ फॉर्म नंबर 15H
डुप्लीकेट में दे दें बैंक को और टीडीएस नहीं कटेगा। कुल मिलाकर इन दोनों सेक्शंस या दोनों फॉर्म्स का लाभ लेके आप बैंक को दे सकते हैं फॉर्म 15G या सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H, ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। और अब भुवनेश्वर से हमारे साथ फोन लाइन पर चक्रधर पाढ़ी जी हैं, जो आपकी आवाज सुनने के लिए बेकरार है, क्योंकि टीडीएस को ही लेकर ये भी थोड़े से परेशान है। पाढ़ी जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते। नमस्ते लखड़ा जी। नमस्ते जी पाढ़ी जी, बोलो जी। मेरा क्या है कि मुझे पेंशन मिल रहा है, इसमें टीडीएस कटा वो तो ठीक है, लेकिन जो टीडीएस कटा है, हाँ जी, इसको फॉर्म 26AS में ये अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तब इसलिए मैं जो रिटर्न फाइल करना है, मैं फाइल कर नहीं पा रहा। समझ गया आपकी समस्या है। टीडीएस कटेगा, कटने दो पेंशन अमाउंट पे, पर जो टैक्स काट लिया टीडीएस का, वो फॉर्म नंबर 26AS जब आप घर पे देख रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप लेटर लिखे उस ऑर्गेनाइजेशन को जहां से आपको पेंशन की राशि मिली है। पर मेरी रिकमेंडेशन ये है, लेटर तो लिख दो, पर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा दे दो। चाहे 26AS में अभी नहीं आया तो भी दे दो, कोई आपकी गलती नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने काटा है टीडीएस, उनको बोलो कि हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट दीजिए, 26AS में रिफ्लेक्ट करवाइए जल्दी। अगला सवाल सेवाराम सिंघल जी का, जानना चाहते हैं कि इनकी कुल आमदनी 3 लाख रुपए है, जिसमें एफडी की इनकम है, एफडी से जो ब्याज मिल रही है, कुछ अन्य स्रोत से भी इनकी आय है, मिला जुला कर 3 लाख। 1 लाख रुपए की ये बचत भी कर रहे हैं एटीसी के तहत। क्या फॉर्म 15H बैंक में जमा करके टीडीएस ये बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सीनियर सिटीजन है तो, क्योंकि 3 लाख की इनकम है, 1 लाख एटीसी में डिडक्ट हो गया, बैलेंस बचा 2 लाख। टैक्स नहीं लगेगा ऐसे में, जब टैक्स नहीं लगेगा तो वो भर सकते हैं फॉर्म और टैक्स बचा सकते हैं। अगला सवाल नोएडा के राकेश गोयल जी का, अपनी बेटी के करीब 10 लाख रुपए गिफ्ट में ये देना चाह रहे हैं। बेटी अगले साल नवंबर 2014 में 18 साल की हो जाएगी। राकेश जी जानना चाहते हैं कि अगर ये रकम राकेश जी बैंक एफडी में जमा कर दें और 1 साल बाद जब इनकी बेटी बालिग हो जाएगी, तो क्या इस एफडी से हुई आमदनी बेटी की होगी और इस पर टैक्स की देनदारी भी बेटी की ही होगी? वाह राकेश जी, बहुत बढ़िया आपने टैक्स प्लानिंग का आइडिया सोचा है। बेटी आज तो 18 से कम है, पर आप गिफ्ट देखिए, आज बेटी के नाम में एफडी बनाना चाहते हैं और अगले साल नवंबर 2014 में जब मैच्योरिटी होगी तब बेटी को पैसे मिल जाएंगे और ब्याज भी मिल जाएगा, और उस दिन लकीली आपकी प्यारी बेटी मेजर हो जाएगी। इस अवस्था में आपको अगले वर्ष जो भी ब्याज की राशि आएगी, आपकी इनकम में क्लबिंग नहीं होगी, बेटी की इनकम मानी जाएगी और यह फायदे की बात है। और पर्टिकुलरली अगले साल बेटी मेजर भी और इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट, तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगला सवाल पूछने के लिए चंडीगढ़ से मल्लिका दीक्षित हैं फोन लाइन पर। प्रॉपर्टी खरीदने वाली हैं और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लखोटिया जी की राय चाहती हैं। मल्लिका जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहती हैं, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं चंडीगढ़ में अपने हस्बैंड के साथ एक जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ 40 से 50 लाख की। मेरी बहन है, वो यूएस में एक एनआरआई है और वो मुझे थोड़ा अमाउंट से हेल्प करना चाहती है, 5-10 लाख रुपया। तो यदि मैं उससे वो पैसा डाउन पेमेंट के लिए लेती हूँ तो उसकी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होगी एज ए गिफ्ट अगर वो मुझे देती है, या फिर मैं एज ए लोन लेती हूँ उससे? तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बहना विदेश में है और पैसे देने के लिए तैयार है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई तकलीफ नहीं, प्लीज गो हेड फास्ट, जल्दी जाइए और जल्दी ले आइए पैसे बहन से। पता नहीं बहन का विचार अगर बदल जाए तो, क्योंकि आपको जो भी राशि आपकी बहन से प्राप्त होगी गिफ्ट के रूप में, उस पे इनकम टैक्स कोई भी नहीं लगेगा। और लोन की लेने की प्रक्रिया के फेवर में मैं थोड़ा नहीं हूं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपनी बहन से, चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो चाहे इंडियन हो, अपने पैसे अपने बहन को जब कोई गिफ्ट देता है उस पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो फटाफट ले लीजिए प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी लेने के पहले गिफ्ट ले लो बहन से। चलिए, तो मल्लिका जी आपके लिए ये जवाब है कि गिफ्ट लीजिए, लोन मत लीजिए अपनी एनआरआई बहन से। अगला सवाल कपिल कुमार पूछेंगे, फोन लाइन पर है। पुश्तैनी सोना जो है वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सलाह चाहते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका कपिल जी? लाखोटे जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये मैं सवाल है, मेरे पास कुछ गोल्ड है अराउंड 50 to 60 तोला, और क्या इसको बेचने से पहले क्या मुझे कोई डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी? आपका अगर गोल्ड है, मैं समझ गया, गोल्ड के भाव आसमान पे छू रहे हैं, इसलिए हमारे ढेर सारे दर्शक सोच रहे हैं कि गोल्ड को बेच दिया जाए। अगर आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं और बेचना चाहते हैं तो इसका कोई अलग से डिक्लेरेशन वगैरह का नियम नहीं है। हाँ, आयकर अधिकारी आपको पूछ सकते हैं कि ये गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके पास कैसे आए। और एक बात और ध्यान रखिएगा,
एप्लीकेबल कैपिटल गेन्स टैक्स की लाइबिलिटी, उसका भी ध्यान रखिएगा जब कभी भी बेचें गोल्ड। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लखोटिया जी से समझने वाले हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट्स के बारे में। तो वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम हाजिर हैं आपकी टैक्स की टेंशन दूर करने के लिए। जो भी वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं उन्हें मिलता है मेडिकल रीइंबर्समेंट। अब इसे क्लेम करने के लिए उन्हें कई जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, इसलिए हम लखोटिया जी से समझते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट के बारे में कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए वेतन भोगी कर्मचारियों को। चाहे मेडिकल रीइंबर्समेंट मिले या उसके एम्प्लॉयर द्वारा मेडिकल के लिए खर्च कर दिया जाए, आयकर कानून में कई प्रावधान हैं जो वेतन भोगी कर्मचारियों को ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, अगर कंपनी का अपना स्वयं का हॉस्पिटल है तो उसके अंदर जो भी खर्चा लगेगा उस पर किसी प्रकार का परक्विजिट नहीं माना जाएगा। और वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में सारी बातें आयकर की धारा 17(2) में लिखी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है, अगर एम्प्लॉयर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का खर्चा उठाता है उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, कितने रुपए भी खर्च हो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, किसी गंभीर बीमारी जिनका वर्णन आयकर कानून में है उनके लिए खर्चा अगर एम्प्लॉयर उठाती है एम्प्लॉय के लिए तो उस पर भी खर्चे पर भी परक्विजिट नहीं माना जाएगा। किंतु ध्यान रखना है, सभी अस्पताल में जिस अस्पताल में चाहे उसमें खर्च नहीं किया जा सकता, केवल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या कमिश्नर इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में खर्चा करने पे ये छूट मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो सभी वर्ग के एक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए फायदे की बात, 15,000 रुपए तक साल का अगर रीइंबर्समेंट लेते हैं आप अपने एम्प्लॉयर से, उस पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर इलाज कराने के लिए कंपनी एम्प्लॉय को भेजती है देश के बाहर अर्थात विदेश में इलाज कराने के लिए खर्च करती है, चाहे एम्प्लॉय उसके परिवार आदि के लिए और एक अटेंडेंट का भी खर्चा करती है, किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, वेतन भोगी कर्मचारी का विदेश में इलाज के लिए ट्रेवलिंग का खर्चा हो उसमें एक नियम है छोटा सा, और वो ये है उस वर्ष एम्प्लॉय की इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, नहीं तो जो ट्रेवलिंग का खर्चा है वो परक्विजिट मान लिया जाएगा। और मेडिकल रीइंबर्समेंट पर ही क्लैरिटी चाहते हैं पटना के संजय कुमार जी भी। वो कंपनी के देखरेख किए गए अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अस्पताल से इन्हें दवाइयां नहीं मिलती, ये दवाई ये बाहर से खरीदते हैं, इसका खर्चा इन्हें मेडिकल रीइंबर्समेंट के तौर पर मिल जाता है। तो क्या इस रीइंबर्समेंट पर टैक्स लगेगा? इस रीइंबर्समेंट की कोई तय लिमिट भी है? बिल्कुल है जी। एक तो पहले कंपनी का अस्पताल है, वहां जो ट्रीटमेंट हो रहा है नो प्रॉब्लम, अब दवाई बाहर से लेना पड़ता है, उसके लिए टोटल साल भर में 15,000 रुपए तक छूट है। इससे ज्यादा अगर खर्चा होगा तो वो वेतन भोगी कर्मचारी की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। और अगला सवाल पूछने के लिए गुड़गांव से पंकज वातवा फोन लाइन पर है। वसीयत को लेकर इनके मन में कुछ सवाल हैं। पंकज जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी पंकज जी, बोलो जी। लखोटिया जी, मेरा एक सवाल है। लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ के बाद उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी थी जो मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई थी विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी लीगल हेयर्स विच इज माय मदर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आने से मेरा कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है? आप पे किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी नहीं मिलने लगेगी, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद बाकी सदस्यों ने क्लियर कट रिलिंक्विशमेंट करके ये अपना हिस्सा सब आपके नाम में लिख दिया, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। केवल एक बात का ध्यान रखना है, अगले वर्षों में जब वेल्थ टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपके अन्य वेल्थ के साथ इस वेल्थ को भी जोड़ लीजिए, फिर देखिएगा अगर कोई वेल्थ टैक्स लायबिलिटी आती है तो वेल्थ टैक्स भरना है, अन्यथा आज जिस समय प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो रही है उस पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स या कुछ नहीं लगने वाला, कोई टैक्स नहीं है। अगला सवाल केसी गुप्ता जी का, रिटायर्ड हैं, इन्हें बंगलुरु सीपीसी से एक डिमांड नोट आया है। इस डिमांड नोट में जमा टैक्स को लेकर दिक्कत बताई गई है, लेकिन 26AS फॉर्म के मुताबिक सही टैक्स इन्होंने जमा किया है। तो केसी गुप्ता जी ने ईमेल करके सीपीसी को भी बताया और इस बात की जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये समझना चाहते हैं अगला कदम क्या होना चाहिए और लीगली ये कहाँ खड़े हैं? नहीं, ये लीगली बिल्कुल ठीक मैदान पे खड़े हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। स्पेशली जो टैक्स कटा है वो 26AS में रिफ्लेक्टेड है,
हो सकता है कोई क्लरिकल मिस्टेक से, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से नोटिस आ गया हो तो पुनः लेटर लिखें। फिर भी समस्या हो तो अपने आयकर अधिकारी से पत्र व्यवहार करें। तो चलिए गुप्ता जी, अभी तक आपने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन एक और लेटर जरूर लिखें ताकि स्टेटस साफ रहे और आपकी तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी रहे। सूरत से उदयन रॉय जी का आप सवाल लेंगे, जानना चाहते हैं क्या एटीसी के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स छूट मिलती है और क्या सीनियर सिटीजन स्कीम खाता एक से ज्यादा बैंक में ये खोल सकते हैं? जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 80C की छूट मिलेगी। कहने का सीधा मतलब है 80C के तहत जो टोटल 1 लाख रुपए हम निवेश कर सकते हैं उसका पोर्शन आप निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। एक बात बतला दें आपको, जिस प्रकार नियम है पीपीएफ का एक ही बैंक अकाउंट खोल सकते हो, किंतु सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नियम यह है कि आप एक से ज्यादा अलग अलग बैंक में या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल सकते हैं मिनिमम 1000 रुपए से। पर एक बात का ध्यान रखना भैया, अगर आपने एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल लिए तो ऐसे में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। अगला सवाल महाराष्ट्र के सांगली से गिरीश चितले जी का। चितले जी जानना चाहते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट पर उनकी फर्म को सरकारी सब्सिडी मिलती है तो क्या ये सब्सिडी फर्म की आय मानी जाएगी और क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? चितले जी, जनरली स्पीकिंग जो सब्सिडी राशि है उस पे इनकम टैक्स लगेगा, पर जरा ये भी देखना जरूरी है कि सब्सिडी का नेचर कैसा है। अगर कैपिटल सब्सिडी मिली है तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और हो सकता है कैपिटल सब्सिडी इस प्रकार की हो जनरेटर आदि के लिए या मशीन आदि के लिए, तो उसकी कॉस्ट में से घट जाएगी और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ लखोटिया जी आपका धन्यवाद। आप हर हफ्ते इसी तरह टैक्स की गुत्थी सुलझाते रहिए, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है टैक्स से जुड़ा जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, वो आप भेजिए हमारे पास। आप इसके लिए एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी आप भेजिए अपने सवाल, हम देंगे टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब। याद रखिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपको अपने सवाल अपने फोन नंबर और अपने पते के साथ हमें भेजना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।